एवरीवन, मैं अजय आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में जाना था और टाइप्स के अंतर्गत हम लोगों ने 4 टाइप्स उसके पढ़े थे और उस 4 टाइप्स में से हमने एक टॉपिक को कवर किया था, बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा। इस टॉपिक को हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में समझा था और उसके प्रकार को भी हमने समझा था बॉडी लैंग्वेज के, और हम लोगों ने पूरा उसका डिस्कस किया था और वो बॉडी लैंग्वेज होता क्या है और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, कैसे वो काम करता है कम्युनिकेशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, इस टॉपिक को कवर किया था। उसी के क्रम में हम लोगों को पढ़ना है आज पारा लैंग्वेज। क्या पढ़ना है हम लोगों को आज? पारा लैंग्वेज, ठीक है, यानी भाषा प्रतिरूप। क्या पढ़ना है हम लोगों को आज? भाषा प्रतिरूप पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इसी से संबंधित है, भाषा प्रतिरूप के मुख्य तत्व यानी मेन फैक्टर्स ऑफ पारा लैंग्वेज। यानी आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पारा लैंग्वेज क्या है और उसका मुख्य तत्व क्या क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से विस्तार से समझते हैं क्या होता है। हम पहले पिछले वीडियो को थोड़ा सा कवर करते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था, यानी शारीरिक भाषा के अंतर्गत हम लोगों ने समझा था शारीरिक भाषा वो भाषा होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने शारीरिक अंगों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके अपनी सूचना, अपना विचार दूसरे तक क्या करता है, हस्तांतरण करता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। उसी के क्रम में हमको आज जानना है कि जो भाषा होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वो भाषा के अंतर्गत पारा लैंग्वेज क्या है, तो वही हमको आज जानना है। तो पारा लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करके सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, हस्तांतरण करता है। उसी प्रक्रिया को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने वक्तव्यों को स्वर और उच्चारण के द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, हस्तांतरण करता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, भाषा प्रतिरूप कहते हैं। क्या करते हैं? स्वर और उच्चारण, मतलब वो व्यक्ति जो है, स्वर मतलब बोली, ठीक है, यानी अपने वो भाषा का प्रयोग करके, उच्चारण का प्रयोग करके वो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। यहां पे समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को सूचना क्या कर रहा है, हस्तांतरण करता है, हस्तांतरण कर रहा है। तो ए को हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। यानी सेंडर द्वारा रिसीवर तक कोई सूचना जो हस्तांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, पारा लैंग्वेज के माध्यम से होता है। पारा लैंग्वेज क्या माध्यम क्या होता है, स्वर और उच्चारण का प्रयोग करके, वो किस स्वर और उच्चारण का प्रयोग करके बी तक, रिसीवर तक ए के द्वारा सूचना हस्तांतरण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, भाषा प्रतिरूप कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई स्वर और ध्वनि के साथ कोई उद्घोषित करता है भाषा, और वो उद्घोषित भाषा बी तक पहुंचता है, वही उद्घोषित भाषा ही क्या कहलाता है, पारा लैंग्वेज कहलाता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि पारा लैंग्वेज क्या होता है। आइए पहले और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि पारा लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पारा लैंग्वेज 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, पारा, यानी पारा लैंग्वेज किस शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला को क्या कहते हैं हम लोग, पारा कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। पारा का क्या अर्थ होता है? पारा का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान या प्रतिरूप।
क्या होता है? प्रतिरूप, समान या प्रतिरूप। पारा का अर्थ क्या होता है? समान या प्रतिरूप। और लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण की आवृत्ति। क्या होता है? लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है? संप्रेषण की आवृत्ति। अब अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? पारा लैंग्वेज भाषा प्रतिरूप का अर्थ है। भाषा प्रतिरूप का अर्थ है, भाषा प्रतिरूप का मतलब कि कोई व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न हुए भाषा, वो ध्वनियां, उस ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा अपनी बात क्या कर रहा है? दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पारा लैंग्वेज कहते हैं। भाषा के समान भाषा प्रतिरूप में एक व्यक्ति किसी प्रकार से कहता है, मतलब भाषा के समान प्रतिरूप में, यानी भाषा मतलब कोई भी भाषा, जो भी भाषा बोलने के उच्चारण के अंतर्गत उसके अंदर प्रयोग में आ रहा है उसे ही, अर्थात उसको अभिव्यक्ति या अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अन्य शब्दों में व्यक्ति किसी प्रकार से अपने विचार अभिव्यक्ति करता है, उसका क्रमशः अध्ययन सम्मिलित होता है। यानी कहने का मतलब यह है, कोई व्यक्ति अपने भाव, अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है? अभिव्यक्ति के रूप में पहुंचाने का जो प्रयास करता है, वो अभिव्यक्ति वो स्वर और ध्वनियों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पारा लैंग्वेज कहते हैं। चलिए और थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझने का इसको और अच्छे से प्रयास करें, तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पारा लैंग्वेज अभाषित संप्रेषण का ही एक प्रकार है। किसका प्रकार है? अभाषित संप्रेषण का ही प्रकार है। यानी पारा लैंग्वेज किसका प्रकार है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही क्या है? एक प्रकार है। ठीक है। परंतु यह अन्य अभाषिक संप्रेषण की अपेक्षा यह शब्द संकेतों के कारण अत्यंत निकट है। यानी और भी बहुत सारे जो इसके संबंधित नॉन कम्युनिकेशन के होते हैं, उन नॉन कम्युनिकेशन की अपेक्षा यह पारा लैंग्वेज क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन में सबसे अत्यंत निकट संभावनाओं को क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक है। क्योंकि इसमें व्यक्ति, एक वक्ता अपने शब्दों को किस स्वर ध्वनि, अभी मैं बता ना, स्वर ध्वनियों उच्चारण के साथ कैसे उद्घोषित करता है, इस बात का इशारा या संकेत प्राप्त होता है। ठीक है। यानी कोई वक्ता अपने स्वर और ध्वनियों और उच्चारणों के माध्यम से किसी शब्द को किसी दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करता है, वही स्वर व ध्वनि ही क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पारा लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। ठीक है। आज अब यहां पे क्या है? आज नहीं है, यहां आवाज है। क्या है? आवाज है। ये एरर हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। आवाज या स्वरों में यह गुण या विशेषता होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? आवाज यानी ध्वनियों में और स्वरों में क्या होनी चाहिए? यह विशेषता होनी चाहिए कि उनके स्वराघात, लय, गति व मात्रा, अंश, ठीक है, अंश, आयाम के द्वारा संदेश के अर्थ को समझा जा सकता है। यानी किसी वक्ता के द्वारा यह जरूर ध्यान देना चाहिए, जो उसके स्वर या उच्चारण, जो आवाज, ठीक है, वो उच्चारण या स्वर आवाज क्या है? लय में हो, गति में हो, मात्रा में हो या कुछ अंश में हो, जो संदेश दूसरे तक पहुंचता हो, इन सभी में क्या हो? एक अलग अलग विशेषता हो, जिसके द्वारा जो श्रोता है उस लय, उस गति, उस मात्रा को समझ सके। अगर कोई वक्ता लय, गति और मात्रा के द्वारा अपने स्वर ध्वनियों को संदेश के रूप में दूसरे तक पहुंचाता है और वो संदेश श्रोता द्वारा उसी लय, गति और मात्रा के द्वारा उसको समझा जाता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? पारा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पारा लैंग्वेज क्या क्या होता है। एक और अर्थ में हम समझने का प्रयास करते हैं। पारा लैंग्वेज एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने उच्चारण, ध्वनि के माध्यम से कोई शब्द या संकेत दूसरों तक लय, गति और मात्रा के द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो प्रयास करता है, इन्हीं सभी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पारा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि पारा लैंग्वेज क्या होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे स्वर और ध्वनियों का उच्चारण करके हम पारा लैंग्वेज को समझ सकते हैं। उदाहरण है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे दिखा है, आई एम ए गुड स्टूडेंट।
यहाँ देखिए आई क्या है, हमने बोल्ड रखा हुआ, ऐसे बोला आई एम ए गुड स्टूडेंट। जब ऐसे साउंड, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई एम, यानी मैं एक अच्छा स्टूडेंट, यानी अपने आप को क्या दिखलाने की कोशिश कर रहा है, इन सभी छात्रों में सबसे बेहतर मैं हूं। यानी यहाँ पे क्या है, क्रोध की भावना और उत्तेजना की भावना क्या हो रही है, सामने आ रही है, ठीक है। यानी उससे बेहतर कोई नहीं है, मैं, यानी मैं ही हूं उसमें और कोई दूसरा नहीं है। यानी ये ध्वनि के अंतर्गत हमको क्या समझ में आ रही है, उसकी भावनाओं को अभिव्यक्ति भी समझ में हमको आ रही है। ये क्या है, संकेत कर रहा है कि वह व्यक्ति अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, आई एम ए गुड स्टूडेंट। जब ऐसे कोई आवाज स्वर ध्वनियों में बोलेगा तो उसके अंदर से क्या निकल के आ रहा है कि वो अपने आप को सर्वोपरि मान रहा है, ठीक है। उसी तरह आई एम ए गुड स्टूडेंट, अब ऐसे यहां भी वही चीज आई एम, यानी इसमें भी क्या दिख रहा है कि वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानने की कोशिश कर रहा है कि और मैं हूं और कोई नहीं है। यानी वो ध्वनियों के माध्यम से एक संकेत देने की कोशिश कर रहा है इन सभी छात्रों में और कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं है, एक मैं ही स्टूडेंट हूं। यानी उसके स्वर ध्वनि उच्चारण में क्या निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पे आई निकल, मैं, यहाँ पे और मैं मतलब मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे क्या एम, आई एम, यानी मैं हूं और कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे देखिए आई एम ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा उसके स्वर जो लय और गति जो है वो क्या है, थोड़ी से सामान्य है। इसमें स्टूडेंट अपने आप को केवल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट हूं। यहाँ पे क्या है, उसकी ध्वनियां जो है क्या है, गति जो है वो क्या है, एक अनुकूल है और वो मधुर है, ठीक है। यहाँ क्या है, उसके बोलने के संकेतों से हमको पता चल रहा है कि स्टूडेंट क्या है, अन्य स्टूडेंटों में, अन्य छात्रों में भी एक स्टूडेंट अच्छा ए भी है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट वन क्या है आपका, आई एम ए गुड स्टूडेंट। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या कर रहा है कि वो भी यहाँ पे भी वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लय और ध्वनि, आई एम ए गुड स्टूडेंट। ऐसे जब बात करेगा तो वहां भी अन्य स्टूडेंटों की अपेक्षा वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं और कोई नहीं है। यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझने का प्रयास किया कि कोई वक्ता अपने उच्चारण के द्वारा कोई संदेश या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो प्रयास करता है, वही प्रयास या प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, पैरा लैंग्वेज कहलाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैरा लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। किसी को अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट सेशन में जरूर बताएगा और उसको हम प्रयास करेंगे कि उसको और अच्छे तरीके से बताएं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अब समझने का प्रयास करते हैं हम लोग भाषा प्रतिरूप के मुख्य तत्व। अभी हमने बताया 2 टॉपिक हम लोग को क्या करना है, मुख्य रूप से कवर करना है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं कि मेन फैक्टर्स ऑफ पैरा लैंग्वेज, यानी पैरा लैंग्वेज के वो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं जिसके द्वारा पैरा लैंग्वेज क्या करता है, अपने काम को करता है। पहला क्या है, वॉइस, यानी आवाज व स्वर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, पिच। अब पिच का मतलब भी हम समझाने का प्रयास करेंगे क्या होता है। तीसरा है आपका क्या है, स्पीकिंग स्पीड, वक्तव्य की गति, ठीक है। चौथा क्या है, पॉज, अंतराल या अंतराल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉइस, वॉल्यूम, आवाज की मात्रा। ये इन सभी तत्वों के माध्यम से ही हम समझने का प्रयास करें कि भाषा प्रतिरूप के क्या मुख्य तत्व हैं। पहला क्या है, आवाज और स्वर। जैसे वक्ता के द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए जो उसके आवाज और जो स्वर है वो क्या हो, गतिमान में हो, स्पष्ट हो, यथावत हो, शुद्ध हो, जिसके द्वारा वक्ता के गुणों को, शिक्षाओं को हम लोग समझ सके। अगर वक्ता द्वारा या सेंडर द्वारा उसके आवाज और स्वर ठीक से नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे और वो प्रशिक्षण द्वारा नहीं होगी, उसकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होगी, तो उसके आवाज में क्या होगी, कर्कश होगी, उसके आवाज में क्या होगी, शिक्षा की कमी होगी। अगर उसके अंदर शिक्षा का अभाव होगा, कर्कश होगा, तो वो उसकी आवाज क्या होगी, मधुर नहीं होगी और उसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि इसकी आवाज और स्वर क्या है, वक्ता द्वारा जो कही गई है वो श्रोता को समझ में नहीं आई है। तो हमको ये विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जो वक्ता है उसकी आवाज क्या है, उसकी प्रशिक्षण कितनी हुई है आवाज पे, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी चीजों को हमको ध्यान में रख के अपने भाषा प्रतिरूप का प्रयोग करना चाहिए। यानी आवाज ही मुख्य तत्व है कि भाषा प्रतिरूप का। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि भाषा प्रतिरूप क्या होता है, ठीक है। तीसरा, पिच। पिच का मतलब यहाँ पे है क्या है कि पिच का अर्थ ये होता है स्वर और उच्चारण का उतार चढ़ाव। क्या होता है, उतार चढ़ाव।
क्या होता है? उतार चढ़ाव। यानी वक्ता द्वारा अपने कोई भी वक्तव्य, कोई भी संदेश देने से पहले उसको ये जानना चाहिए कि हमको संदेश जो हम रिसीवर तो जो पहुंचा रहे हैं वहां पे कब उतार देना चाहिए, कब उसको चढ़ाव करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर संप्रेषण प्रभावी तरीके से हमको करना है तो हमको श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्वरों को, अपने उच्चारणों को उतार चढ़ाव के अंतर्गत क्या करना चाहिए? प्रयोग में लाना चाहिए, जिसके द्वारा श्रोताओं को अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए कि जो सेंडर है, जो वक्ता है, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर वक्ता द्वारा अपने शब्दों पे विशेष रूप से ध्यान नहीं होगा कि कहाँ हमको धीमा बोलना है, कहाँ हमको तेज बोलना है, कहाँ हमको कम बोलना है, कहाँ हमको ज्यादा बोलना है, अगर इन सभी चीजों को वो वक्ता ध्यान में रख के नहीं इस चीज को प्रयोग में लाएगा तो वो जो भी शब्द या संकेत या वक्तव्य कहेगा वो श्रोता अच्छी तरीके से उसको समझ में नहीं पाएगा। इसीलिए वक्ता को ये जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए, जब भी संदेश या कोई वक्तव्य कहने जा रहा है तो वो पिच का जरूर ध्यान दे कि वो कैसे अपने शब्दों का प्रयोग करे। ठीक है, कब उसको उतारना है, कब उसको चढ़ाना है अपने शब्दों को, यानी ये चीजें उसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये सेकेंड पार्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्पीकिंग स्पीड, वक्तव्य की गति। ये बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए किसी वक्ता को। अगर कोई वक्ता वक्तव्य की गति क्या होती है, समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं रखेगा तो श्रोता उस वक्तव्य को, उस भाव और विचार को समझने में असमर्थ होगा। वक्ता द्वारा वक्तव्य की गति को क्या होना चाहिए? विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई वक्ता अपने वक्तव्य की गति को विशेष रूप से ध्यान में नहीं रखेगा तो वो क्या होगा? कोई भी बात अपने व्यक्ति से नहीं कह पाएगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर उसको कहना है तो अपने भाषा विचार को अच्छी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। पॉज, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी वक्ता समय समय पे जरूरत पे अपने आप को शब्द बोलने से पहले, वक्तव्य बोलने से पहले जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए। पॉज का मतलब होता है अंतराल। जरूरत पड़े तो उसको रुक जाना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां फुल स्टॉप होना चाहिए, जहां जरूरत पड़े उस चीज को समझ लेना चाहिए, तब जाके अपनी बात, अपने विचार को रखना चाहिए। अगर वक्ता द्वारा समय समय पे पॉज नहीं लिया जाएगा, लगातार वो किसी वक्त को, किसी शब्द को या संकेत को या किसी भाव विचार को लगातार बोलते चला जा रहा है, वहां पे वक्ता द्वारा जो भी शब्द या जो भी भाव श्रोता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? पंचमेल खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए कोई भी वक्ता समय समय पे अपने शब्दों के साथ क्या करे? अंतराल भी लेता रहे, जिससे क्या हो, वक्ता द्वारा जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, जो भी संदेश भेजे जा रहे हैं, वो क्या हो? अच्छी तरीके से श्रोता तक पहुंच सके। अगर वक्ता द्वारा समय समय पे अंतराल करके अपने शब्दों का प्रयोग करेगा तो क्या होगा? श्रोता उनके भाव, उनके विचारों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेगा। ये भाषा प्रतिरूप के मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वॉइस वॉल्यूम, आवाज की मात्रा। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है एलिमेंट्स में। आवाज की मात्रा के अंतर्गत ये हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो वॉल्यूम है, वॉइस है, कि वो वॉइस कैसे होनी चाहिए? मधुर होने, समय पे मधुर होना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां पे क्रोध में होना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां पे जोश में होना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां उत्साह में होना चाहिए। ये जरूरी से वक्ता को रखना चाहिए ध्यान अपने वक्तव्य में। अगर वक्ता द्वारा आवाज की मात्रा को सुदृढ़ नहीं कर पाएगा तो वो भाषा प्रतिरूप का क्या होगा? सबसे कम मात्रा में प्रयोग करने की कला होगी। इसीलिए वॉइस वॉल्यूम को विशेष रूप से क्या करना चाहिए? हमको ध्यान में रख के अपने वक्तव्य को, अपने भाव, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, ये इसके मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस कैसी होनी चाहिए, पिच कैसा होना चाहिए, स्पीकिंग स्पीड कैसी होनी चाहिए, पॉज होना चाहिए, वॉइस वॉल्यूम होना चाहिए। कोई भी वक्तव्य वक्ता द्वारा दूसरे तक पहुंचाने के लिए अगर प्रयोग में ला रहा है तो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा प्रतिरूप के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसके मुख्यतः दो ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। दो क्वेश्चन क्या बनते हैं? व्हाट इज ए पैरा लैंग्वेज, यही दो मुख्य इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पैरा लैंग्वेज क्या है
ठीक है। और एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है, व्हाट इज ए पारा लैंग्वेज, यानी भाषा प्रतिरूप के क्या क्या है। और दूसरा ये हो सकता है डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ पारा लैंग्वेज। दो क्वेश्चन इसके बन जाएंगे, यानी एक बन जाएगा व्हाट इज पारा लैंग्वेज क्या है, यानी भाषा प्रतिरूप क्या है, और दूसरा उसके मुख्य तत्व क्या है। ये दो क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। तीसरा मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफरेंस बिटवीन पारा लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज, यानी पारा लैंग्वेज यानी भाषा प्रतिरूप और शारीरिक भाषा में अंतर बताइए। ये दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आई होप इस वीडियो को आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि पारा लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, साइन लैंग्वेज और विजुअल ऑडियो। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।